दोस्तों 1982 यानी कि 1982 में सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मुफ्ती और इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्दुल अजीज इब्ने बाज ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के होश उड़ा दिए। इस बुक का नाम है जरियान अल शम्स वल कमर व सकून अल अर्ज, यानी कि रोटेशन ऑफ द सन एंड स्टेशनैरिटी ऑफ द अर्थ। इस किताब में इब्ने बाज का क्लेम यह था कि हमारी जो जमीन है, हमारा जो अर्थ है, वो रुका हुआ है और दरअसल सूरज है जो हमारी जमीन का ऑर्बिट करता है, हमारी जमीन के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है। आज की मॉडर्न दुनिया में इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक क्लेम कोई हो नहीं सकता। लेकिन इससे ज्यादा अम्यूजिंग बात यह है कि इब्ने बाज का यह अनसाइंटिफिक दावा कोपरनिकस की रेवोल्यूशनरी किताब ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर के तकरीबन 450 साल बाद आया। ये वो किताब है दोस्तों जिसने उस वक्त के कट्टर तरीन कैथोलिक चर्च की थ्रेट के बावजूद इस बात को साबित किया कि जमीन नहीं बल्कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सारे प्लैनेट्स यानी कि सैयारे इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बुक बडीज, आज की इस वीडियो में इस मामले को लेकर मजहब और साइंस के दरमियान जो तालमेल बना उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दूंगा कि मजहब और साइंस की जंग में बिल आखिर जीत किसकी होगी। सो आज की अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इंसानी तारीख के पिछले 2500 साल पर नजर दौड़ाएं तो हम ये बात जान पाएंगे कि इंसान इस कायनात यानी कि यूनिवर्स में अर्थ की पोजीशन को लेकर हमेशा क्यूरियस रहा है। क्लासिकल वर्ल्ड की बात करें तो ग्रीक थिंकर एरिस्टार्कस ने 3rd सेंचुरी बीसी में ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस के जरिए यह बात प्रूव करने की कोशिश की कि दरअसल सूरज वो पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द हमारी कहकशां यानी कॉस्मोस मूव करती है। लेकिन दोस्तों, एरिस्टार्कस के इस दावे के बावजूद जो जियोसेंट्रिक मॉडल था ना, वो ज्यादा अट्रैक्टिव था। लेकिन आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब देने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जियोसेंट्रिक का आखिर मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जो जियोसेंट्रिक मॉडल था ना, ये वही मॉडल था जिसके बारे में इब्ने बाज ने बात की कि सूरज नहीं बल्कि ये जो जमीन है, हमारा जो अर्थ है, सूरज इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। सो दरअसल हमारा अर्थ ही है जो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। देखिए, ये जो जियोसेंट्रिक मॉडल है ना, इसके चक्कर में फंसना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें जमीन मूव होती हुई फील नहीं होती। हालांकि ये बात मैं आपको बता दूं कि जमीन की रोटेशन की स्पीड है 1617 किलोमीटर पर आवर और रेवोल्यूशन की स्पीड है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। एक कमर्शियल जहाज 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। इससे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा अर्थ कितनी तेजी से मूव कर रहा है। हम लोग अपने टॉपिक से थोड़ा डिविएट हो जाएंगे, लेकिन यहां पर नेचुरली अगला सवाल यह बनता है कि आखिर हमें अपनी जमीन की मूवमेंट फील क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा हुआ है फिजिक्स में। कोई भी चीज जब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है तो आपको उसकी मोशन का अंदाजा नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि जहाज जब अपनी फ्लाइट की मैच्योरिटी पर पहुंचता है तो उस वक्त फील ही नहीं होता कि ये उड़ रहा है। किसी भी चीज की स्पीड का अंदाजा होता है जब वो एक्सेलरेट करती है, और चूंकि हमारी जमीन यानी कि हमारा अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, लिहाजा हमें इसकी मूवमेंट महसूस नहीं होती। उस वक्त का जो फलसफा था ना, उसने भी इस जियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट किया। प्लेटो और एरिस्टोटल का भी यही मानना था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन फिर जब एंशिएंट ग्रीक्स ने प्लैनेट्स की मूवमेंट को मेजर करना शुरू किया तो उन्हें इस जियोसेंट्रिक मॉडल्स में प्रॉब्लम नजर आने लगे। उन्होंने 5 प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जिसमें शामिल थे मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। मर्करी और वीनस के बारे में उन्होंने पता यह लगाया कि ये सिर्फ सुबह और शाम में नजर आते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि ये सूरज के इर्द गिर्द एक टाइट लूप में बंधे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ मार्स 780 दिन, जुपिटर 12 साल और सैटर्न 30 साल लगाता है एक बैकग्राउंड स्टार के गिर्द चक्कर कंप्लीट करने में। अभी ग्रीक्स ये सोच ही रहे थे कि इन केम द ग्रीको रोमन एस्ट्रोनॉमर एंड ज्योग्राफर टॉलेमी, जिसने यूनिवर्स को लेकर एक नया मॉडल दिया। यूनिवर्स को लेकर टॉलेमी साहब का जो मॉडल था ना, उसके सेंटर में अर्थ था, जिसके अराउंड सन, मून और 5 अलग प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशंस को सही साबित करने के लिए उसने इन प्लैनेट्स के मजीद एपिसाइकल्स बनाए, यानी कि प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड घूमते हुए इन एपिसाइकल्स में भी गोल गोल मूव करते रहते हैं।
यही वो मॉडल ऑफ यूनिवर्स है जिसे टॉलेमिक सिस्टम कहते हैं और जिसे रोमन एम्पायर ने फॉलो किया। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में अगर किसी आइडिया को वैलिडेट करना होता था ना, तो लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करते थे विच हैड अ स्ट्रैंगल होल्ड ऑन द थिंकिंग ऑफ पीपल। ये वो इंस्टीट्यूशन था जिसने लोगों की सोच पर, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर पहरा दिया हुआ था। किसी भी सोसाइटी में ये इंस्टीट्यूशन होता है मजहब, यानी कि रिलीजन। रोमन एम्पायर के केस में ये था रोमन कैथोलिक चर्च। क्रिश्चियनिटी के आगाज से तकरीबन 16वीं सदी तक कैथोलिक चर्च का यही मानना था, इसी बात पर ईमान था कि दरअसल हमारी जमीन ही इस कायनात का सेंटर है। लेकिन बुक बडीज, आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि एंटी साइंटिफिक सोच की ना एक एक्सपायरी डेट होती है, और यही हाल हुआ चर्च की सोच के साथ। 1377 यानी कि 1377 में एक फ्रेंच फिलोसोफर निकोल ओरेज्मा ने अपनी किताब बुक ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ में टॉलेमिक मॉडल को हेड ऑन लिया। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अर्थ के साकिन होने का, स्टैटिक होने का कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं है। लेकिन अम्यूजिंगली, इतना बड़ा क्लेम करने के बावजूद उसने कंक्लूजन ये निकाला कि मैं खुद भी मूविंग अर्थ की थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं करता। पॉसिबली उसके दिल में चर्च से परसिक्यूट होने का खौफ आ गया था। लेकिन दोस्तों, यूरोप में वक्त तेजी से बदल रहा था। 16वीं सदी में चर्च की यलगार के सामने दो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स अपना सर उठा रही थी, जिसमें से एक थी रेनेसांस और दूसरी प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ ऑफ लर्निंग। ये वो दौर था जिसने हमेशा के लिए यूरोप की किस्मत को बदल कर रख दिया। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद की वजह से किताबें छपने लगी, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की, चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया, और यही सोच यूरोप को आगे ले गई। जबकि दूसरी तरफ मार्टिन लूथर की प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन ने कैथोलिक चर्च के पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली। इस मूवमेंट ने चर्च की अकीदा परस्ती को, मजहब परस्ती को डायरेक्टली चैलेंज किया। बुक बडीज, यही वो वक्त था जब यूरोप की सरजमीन ने एक ऐसे साइंसदान को पैदा किया जिसने चर्च की सोच को ऐसा चैलेंज किया कि वक्त के साथ साथ इसकी तोहम परस्ती की दीवार गिरने लगी। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट कोपर्निकस की। कोपर्निकस ने पहला मॉडर्न हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स प्रपोज किया, एक शॉर्ट पम्फलेट में जिसका टाइटल है द कमेंटेरियलिस। ये पम्फलेट उसने 1514 में पब्लिश किया और सिर्फ अपने दोस्तों में ही सर्कुलेट किया। हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स दोस्तों ये कहता है कि अर्थ नहीं बल्कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड इट इन अ सर्कल। कोपर्निकस का यूनिवर्स का ये मॉडल टॉलेमिक सिस्टम से बहुत ज्यादा एक्यूरेट था। यही वजह है कि देखते ही देखते यूरोप के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में कोपर्निकस के काम का नाम बनने लगा। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, इनिशियली कैथोलिक सर्कल्स में भी उसकी थ्योरी को वेलकम किया गया, लेकिन कोपर्निकस की इस थ्योरी को सही पॉपुलैरिटी मिली उसकी किताब ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर के पब्लिश होने के बाद, जो उसकी मौत के बाद छपी। एज दो सीटेड ऑन अ रॉयल थ्रोन, द सन गवर्न्स द फैमिली ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अपने पब्लिश होने के 73 साल तक कोपर्निकस की यह किताब कैथोलिक चर्च के लिए एक्सेप्टेबल रही। इसके बावजूद कि इसमें जो बातें लिखी हुई थी वो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स और कैथोलिक चर्च के बिलीफ सिस्टम के खिलाफ थी। लेकिन 1616 में ऐसा क्या हुआ कि इस किताब को 200 साल तक बैन कर दिया गया। किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोपर्निकस की इस किताब को हाथ लगा ले। इसकी वजह बनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो एक कमाल का साइंसदान और एस्ट्रोनॉमर था। वो प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी करता रहा। 1610 में उसने वीनस के फेजेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने जुपिटर के मून्स की मूवमेंट को भी स्टडी करना शुरू किया। बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि कोपर्निकस का जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है ना, वो दुरुस्त है। लिहाजा उसने इस मॉडल की भरपूर सपोर्ट की, और सपोर्ट भी कहां बैठ के की? इटली में, विच वॉज द सीट ऑफ द कैथोलिक चर्च। बस फिर क्या था, चर्च ने ना सिर्फ कोपर्निकस के काम को बैन किया बल्कि गैलीलियो को भी हाउस अरेस्ट कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि एक अनसाइंटिफिक क्लेम की एक एक्सपायरी डेट होती है। गैलीलियो को लेकर चर्च का जो एटीट्यूड था, फाइनली चर्च ने उसको लेकर अपनी गलती का एतराफ किया
जब 1992 में फॉर्मली पोप जॉन पॉल II ने गैलीलियो से माफी मांगी। कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया, गैलीलियो ने उसे सपोर्ट किया और फाइनली केपलर ने यह बताया कि प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है ना, वो सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल है। आज पूरी दुनिया इन तीनों साइंसदानों से मुत्तफिक है। देखें दोस्तों, अगर आप इंसानी तारीख उठाकर देखेंगे ना, तो मजहब और साइंस का हमेशा से आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। मजहब के जो ठेकेदार हैं, जैसे कि क्लर्जी, मौलवी, मुल्ला, पादरी, पंडित, ये लोग हमेशा साइंस को अंडर प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें कि साइंस की राह में जो चीज आती है ना, साइंस उसे बुलडोज कर देती है। लेकिन अगर आप मेरी नजर से देखें ना, तो मजहब और साइंस का कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि साइंस अपनी परसूट के अंदर सेक्युलर है। साइंस को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आसमानों के ऊपर कोई खुदा है। उसका तो मेन मुद्दा है इस फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इस मादी दुनिया को डिकोड करना। जबकि दूसरी तरफ मजहब नाम है फेथ का, और फेथ का मतलब होता है बिलीफ इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, यानी कि किसी भी चीज को देखे बगैर, उसके प्रूफ को मांगे बगैर उसके ऊपर ईमान रखना। साइंस रैशनैलिटी की बात करती है, रीजनिंग की बात करती है, एम्पिरिकल एविडेंस की बात करती है, जबकि मजहब नाम है बगैर सवाल किए ईमान का। साइंस को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि किसी का क्या बिलीफ सिस्टम है, कौन किस चीज पर ईमान रखता है, कोई हिंदू है या मुसलमान। साइंस तो एविडेंस मांगती है, सबूत मांगती है, अकल का इस्तेमाल मांगती है। जबकि दूसरी तरफ मजहब मेटाफिजिकल रियलिटीज की बात करता है, जिसमें साइंस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग अक्सर होली स्क्रिप्चर्स के अंदर साइंस को तलाश करने की कोशिश करते हैं। यह भी एक लाहासिल की तलाश है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इल्हामी किताबों के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिक रियलिटीज और फैक्ट्स की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इन किताबों को पढ़ के साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, आप किसी भी मजहब की इल्हामी किताब को निकाल लें, होली बुक को निकाल लें, आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक फैक्ट जरूर मिल जाएगा। ये बात मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट्स स्टार्ट विद कुरान मजीद। इसकी मिसाल आप सूरह रहमान की आयत नंबर 33 से समझ सकते हैं। ए जिनों और इंसानों के ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। तुम जहां निकल कर जाओगे वहां इसी की सल्तनत है। अब दोस्तों, इस आयत को आप साइंटिफिकली देखें तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके जरिए अगर आप रॉकेट को फायर करेंगे तो वो स्पेस में पहुंच जाएगा। इसी तरह बिग बैंग का इशारा मिलता है सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 30 से। क्या काफरों ने यह ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, तो हमने इन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? सो कुरान की ये आयत समहाउ इज रिलेटिंग टू द बिग बैंग, जिसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि यहीं से इस कायनात का आगाज हुआ। जिस तरह कुरान में शायद कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद हैं, इसी तरह गीता में भी हैं और बाइबल में भी हैं। इनको भी देख लेते हैं। द सोल इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट एवर डाई, नॉर हैविंग वंस एग्जिस्टेड डज इट एवर सीज टू बी। रूह ना पैदा होती है और ना कभी मरती है, और ना ही एक बार मौजूद होने के बाद ये कभी खत्म होती है। अब गीता के इस वर्स को आप साइंस की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी तरह ऋग्वेद में लिखा है, दिस अर्थ इज डिवाइड ऑफ हैंड्स एंड लेग्स येट इट मूव्स अहेड। अब यहां पर अर्थ की रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अब यह भी एक साइंटिफिक फैक्ट है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जमीन मुसलसल अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह बाइबल को भी देख लेते हैं। यह है जी जॉब 26:7। He stretches out the north over empty space. He hangs the earth upon nothing. अब यहां पर बाइबल भी एक साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रही है, और वो ये कि अर्थ स्पेस में सस्पेंडेड है, which is true. आगे चलते हैं जी। अब है लेविटिकस 17:11। For the life of the flesh is in the blood. आज हमें कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि भाई अपना ब्लड चेकअप करवा कर आओ, क्योंकि हमारी सारी डीएनए इंफॉर्मेशन हमारे खून में मौजूद है। इसी तरह बुक ऑफ इसाया है 40:22, जो बात करती है अर्थ के सर्कल होने की। इट इज ही हु सिट्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ
and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजहब से आप मोरालिटी सीखें, अखलाकियात सीखें, साइंस को अपना काम अपने तरीके से करने दें। लेकिन दोस्तों, इस बात की एक और डीप और गहरी लेयर है, उसको भी डिकोड करना जरूरी है। देखिए, आप कोई भी मजहब उठा लें, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इनमें से कोई भी मजहब आपको अकल का इस्तेमाल करने से नहीं रोकता। अकल का इस्तेमाल करने से रोकते हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो इंसान खुद बनाता है। मजहब का कारोबार करने वाले चाहते ही नहीं है कि इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर अकल का इस्तेमाल कर लिया तो उन मजहब के सौदागरों का क्या होगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जब इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पर नोबेल प्राइज जीता तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए कुरान से इंस्पिरेशन ली। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 750 आयात नाजिल फरमाई हैं साइंस के बारे में। I would never have started to work on this subject if I was not a Muslim, if I had not believed in Tawheed. But why? Why we are so fascinated by this oneness? For my case, it's clear. It's the Wahda, which comes from Islam. Wahdat fil Islam. जबकि दूसरी तरफ जो फिजिसिस्ट था यानी कि स्टीफन वाइनबर्ग, वो तो एक एथिस्ट है, उसका तो किसी मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीन रिचुअल्स और अकीदा परस्ती का नाम नहीं है। दीन तो नाम है कायनात के राजों पर से पर्दा उठाने का, जो इंसान अपनी विल पावर से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने जहन से, अपनी 5 सेंसेस से, अपनी रीजनिंग से करता है। इस आर्गुमेंट से मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि दरअसल साइंसदानी असल दीनदारी का काम करते हैं। इसके बारे में अशफाक अहमद ने अपनी किताब मन चले के सौदा में बड़ी ही जबरदस्त बातें लिखी हैं। मैं तुमसे 3 मर्तबा कह चुका हूं भाईजान कि अगर तुम्हें अपने बाबों के राह पर चलने का शौक है तो साइंस से गहरा लगाव पैदा करो। साइंस से? सारी साइंस से नहीं तो कम से कम फिजिक्स से। यही फिजिक्स लतीफ होकर मेटाफिजिक्स बन जाती। दुनिया में 2 साहिबाने इल्म ऐसे हैं भाईजान जो अमल के अखाड़े में उतर कर इल्म हासिल करते हैं, एक साईं, दूसरा साइंटिस्ट। साइंसदानों पर अल्लाह का ये करम हुआ भाईजान कि उन्होंने अल्फाज छोड़े और हिंद से पकड़ ली। आखिर में दोस्तों, उस सवाल का जवाब जिससे मैंने इस वीडियो का स्टार्ट किया था। देखिए दोस्तों, हूं तो मैं एक मुसलमान, लेकिन मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो मजहब और साइंस की रेस है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें बिल आखिर जीत साइंस की ही होगी। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आने वाले 50 से 100 सालों में क्या होने वाला है। द होल सोशल फैब्रिक ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज। एआई एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आएगा जो जीने के अंदाज को ही बदल देगा। आने वाले वक्तों में इंसान जो चाहेगा, जो सोचेगा, उसका जवाब साइंस के पास मौजूद होगा। जबकि जब वो खुदा से सवाल करेगा तो उसको सिर्फ आखिरत के प्रॉमिस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में इंसान का मजहब के ऊपर से यकीन, ईमान हटता जाएगा और साइंस ही वो चीज होगी जिससे वो हर सवाल का जवाब तलाश करेगा। एग्जिस्टिंग मजाहिब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होते जाएंगे, नए मजाहिब आएंगे, थीसिस होगा, फिर उसका एंटी थीसिस होगा, फिर सिंथेसिस होगा। इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन दुनिया के फ्रंटियर्स पे हमेशा कामयाब वो रहेगा जो साइंस के साथ अपनी अकल का इस्तेमाल करता रहेगा। याद रखें, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंसी इल्म हासिल करना दरअसल दीनी इल्म के बराबर है। लिहाजा अगर आप अपने बच्चों को या खुद साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो इस बात का गुमान बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आप दीन से दूर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए दोस्तों इंसान की जिंदगी का, इस दुनिया का अल्टीमेट पर्पस यह है कि इंसान अपनी पीक, अपने मेराज, अपने टैलेंट को मैक्सिमाइज करे, ऑप्टिमाइज करे, अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल तक पहुंचे, एक उबर मेंच बने। इसी सोच के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा।
मैं हमेशा आपको इस बात के लिए पुश करता हूं कि दोस्तों एजुकेशन हासिल करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की परसूट में लगे रहें, इल्म हासिल करें, विजडम हासिल करें, फलसफे को पढ़ें, साइंस को पढ़ें, टेक्नोलॉजी को पढ़ें, दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलें। ओनली देन वी विल हैव एनी चांस ऑफ सक्सेस। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।